हेलो एवरीवन। तो आज हम इकोनॉमिक्स का दूसरा लेक्चर देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कुछ और टर्म्स लाइक डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम देखेंगे जीडीपी क्या होता है या इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है। तो ऐसे ही बाकी बेसिक टर्म्स हम देखने वाले हैं। सो ये हमारा हो गया लेक्चर नंबर 2। ओके, तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम देखते हैं फ़र्क दो टर्म के बीच में। पहला होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब मैंने कहा था ना कि जो इकोनॉमिक्स है ये एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो इकोनॉमी को स्टडी करता है। अब आप इस इकोनॉमिक्स में दो ब्रांच या आप इस इकोनॉमिक्स के दो पार्ट पाएंगे, या ये सब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? तो ये इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जहाँ पे हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। सो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। ठीक है। अब इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि अगर हम हमारे इकॉनमी में, ठीक है, या किसी भी इकॉनमी में ढेर सारी फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, तो अगर हम किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री, कोई एक फैक्ट्री या किसी एक फर्म की अगर हम प्रोडक्शन या आउटपुट को देखें तो ये एक माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी होगा। यानी वेन एवर वी स्टडी द आउटपुट ऑफ ए फैक्ट्री और ए फर्म, ठीक है, तो ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी व्यक्ति, किसी एक इंसान के इनकम को स्टडी करते हैं, इनकम ऑफ अ पर्सन, तो ये भी हमारा आएगा किसके अंतर्गत? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस की बात करें, ठीक है, प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट और ए सर्विस, ठीक है, तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी अगर हम किसी पर्सन के इनकम की बात करें या उसके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की, या किसी फैक्ट्री या फर्म के आउटपुट प्रोडक्शन की बात करें, या किसी प्रोडक्ट या सर्विस के प्राइस की बात करें, तो ये सारा कुछ जो होता है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है। ठीक है। या अगर हम किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को स्टडी करें या किसी पर्टिकुलर प्रोड्यूसर के प्रॉफिट को स्टडी करें, तो ये सब कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। तो सवाल है कि फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या आता है? लेट्स सी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इट स्टडी द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, एज ए होल। ठीक है। यानी कि जब भी हम पूरे इकोनॉमिक सिस्टम के ओवरऑल बिहेवियर को, या हम पूरे इकोनॉमिक सिस्टम के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ठीक है, या जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है, किसी भी देश की जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है, उसको एज ए होल, उसके कंप्लीट, मतलब अगर हम सारी चीज़ों को एकोमोडेट करके सारे इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर, इन सब को मिलाकर जब हम उस पूरे सिस्टम को स्टडी करते हैं तो वो हमारा मैक्रो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कहा ना कि जब हम किसी फर्म या फैक्ट्री के प्रोडक्शन को मेजर करते हैं
तो वो उसका आउटपुट कहलाएगा, ये माइक्रो स्टडी है। लेकिन जब हम देश के अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज या फॉर्म्स हैं, सभी सारे फैक्ट्रीज और फॉर्म्स के टोटल एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई है, जब हम उसे एस्टिमेट करते हैं तो वो जीडीपी कहलाता है। ठीक है, यानी जीडीपी क्या है, एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम देश के अंदर या इकॉनमी के अंदर सभी फैक्ट्री और फॉर्म के टोटल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को एस्टिमेट कर रहे हैं। तो जीडीपी इज स्टडीड अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, दूसरा जीएनपी। देखिए यहाँ पे जब मैंने एक पर्सन की इनकम की बात की, ठीक है, 1 2 3 4, तो ये सब हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर था। लेकिन अगर हम किसी इकॉनमी के अंदर जो भी नॉर्मल रेजिडेंट या किसी भी देश के जो नेशनल्स हैं, अगर हम उनकी टोटल इनकम को एक साल में मेजर करते हैं तो वो ग्रॉस नेशनल इनकम कहलाता है। ठीक है, यानी ये एक एग्रीगेट है, ये एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है। फिर देखिए प्राइस लेवल। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कमोडिटी के प्राइस की बात करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस होती है। पर जब हम एग्रीगेट डिमांड, फॉर एग्जांपल लाइक मैं बना देता हूँ, डाउनवर्ड स्लोपिंग विल बी एग्रीगेट डिमांड, अपवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया प्राइस लेवल। जब आप इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई कर्व को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे आप प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी, डिमांडेड, सप्लाइड पढ़ते हैं। पर जब आप एग्रीगेट स्टडी करते हैं तो ये प्राइस लेवल कहलाता है, और यहाँ पे नेशनल एक्सपेंडिचर या नेशनल इनकम हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये टोटल इकॉनमी के अंदर ये टोटल एग्रीगेट डिमांड जो कि हमारे नेशनल इनकम या एक्सपेंडिचर के बराबर होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, और ये सारा कुछ जिस प्राइस लेवल पे, इन सारे इंडिविजुअल डिमांड कर्व को अगर आप एक साथ मर्ज करेंगे तो जो उनका प्राइस, जो कम्युलेटिव, जो फाइनल प्राइस लेवल आता है वो ये प्राइस लेवल होता है। तो जीडीपी एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है, जीएनपी। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ बनाना हो तो ये हो गया हमारी क्वांटिटी डिमांडेड, ये हो गई क्वांटिटी सप्लाइड, ये हो गया वो प्राइस, ये QS/QD हो गया, और ये प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो जब भी हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट या सर्विस या हम 1-2 प्रोडक्ट या मतलब जब भी हम टोटल इकॉनमी के अंदर सारे प्रोडक्ट के अगर हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, और वो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई जिस प्राइस लेवल पे मीट कर रहे हैं वो प्राइस लेवल, वहाँ पे टोटल नेशनल एक्सपेंडिचर, ये सब मैक्रो कॉन्सेप्ट हैं। और ये सारा इंडिविजुअल बिहेवियर या इंडिविजुअल स्टडी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का, ये सब इंडिविजुअल यूनिट्स के स्टडीज़ माइक्रो कॉन्सेप्ट हैं। मैक्रो कॉन्सेप्ट में और क्या आ सकता है, जीडीपी, जीएनपी, प्राइस लेवल, इन सब के अलावा नेशनल इनकम, नेशनल एक्सपेंडिचर, इनके अलावा और एग्जांपल्स देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये एक क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज हम इकॉनमी के अंदर टोटल वो वर्क फोर्स मेजर कर रहे हैं जिसके पास एबिलिटी है, जो काम करना चाहता है पर उसके पास काम नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है। पॉवर्टी, ये भी एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जीडीपी हो गया, जीएनपी, प्राइस लेवल, नेशनल इनकम, नेशनल एक्सपेंडिचर, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। अगर आप इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं, ठीक है, तो ये भी एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम, PCI, ठीक है, विच इज़ नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। ठीक है, ये भी एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से जब भी आप पूरे इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब एक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर ढेर सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं, पर उन सबको जब आप एज ए होल स्टडी करते हैं तो वो सारा कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। और एल्स इफ़ यू स्टडी द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स और देयर बिहेवियर, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। अब इसमें कुछ और चीज़ें देखा है। लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन, क्या सेलेक्ट किया जाए। ओके, अब कुछ हम बेसिक और टर्म्स देखते हैं।
ठीक है, ये तो फ़र्क हो गया माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब जो आपको कॉमनली यूज टर्म्स मिलता है, ठीक है, न्यूज़पेपर में या फिर इकोनॉमिक्स के अंदर बार बार जो टर्म आएगा वो होगा इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, तो देखिए किसी भी इकॉनमी, ओके, किसी भी इकॉनमी, किसी भी देश या किसी भी रीजन में एक सालों के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, अगर हम उनको एस्टिमेट करते हैं, अगर हम उनकी मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं, तो वो हमारा जीडीपी कहलाता है। ठीक है, और अगर हम किसी भी इकॉनमी में एक साल के अंदर अगर हम इंक्रीमेंट इन प्रोडक्शन, यानी कि एक साल में कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, ठीक है, अगर हम इंक्रीमेंट को कैलकुलेट करते हैं तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो गया, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, अगर इसको बहुत सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो। ठीक है, तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन क्या हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन अगर आपको ये मेजर करना है कि किसी भी इकॉनमी में एक साल में टोटल जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू अगर आप एस्टिमेट करेंगे तो वो जीडीपी कहलाएगा, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और मान लीजिए अगर मैंने जीडीपी 2022 का मेजर किया है, ठीक है, और अगर मैं 2022 का फाइनेंशियल ईयर जो कि इसको 22, ठीक है, 2022 का फाइनेंशियल ईयर कब से हुआ होगा, 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, अगर इसमें से अगर हम जीडीपी 2021 को घटा दें, ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी 2022 से 23 में कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। ठीक है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। जब भी हम प्रोडक्शन में जो भी इंक्रीमेंट हुआ है उस इंक्रीमेंट को एस्टिमेट करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। पर जब हम प्रोडक्शन को ही मेजर करते हैं कि एक साल में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है तो वो जीडीपी होता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा कि अगर आप जीडीपी 2022 माइनस जीडीपी 2021, ओके, तो ये जो डिफरेंस आएगा यही आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है। यानी 2021 के तुलना में अगर मान लीजिए ये टर्म पॉजिटिव आता है, मोर देन जीरो आता है, यानी कि मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए, एग्जांपल भी देते हैं, 2021 में 100 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ था, 2022 में 200 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हुआ, 100 यूनिट। ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कितना है, 100 यूनिट। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ ये तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, और फिर ग्रोथ कितना हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन, लाइक इसको फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा बाय जीडीपी ऑफ 2021। तो अगर आप इसको वापस से, तो 100 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है और 2021 की जीडीपी कितनी थी, 100, अगर डिवाइड कर दें तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या आएगी, ठीक है, और इस पूरे टर्म को आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 100 से। तो इस पूरे टर्म को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी 100%, यानी कि जस्ट डबल हो गया। ठीक है, यानी कि 2021 में इकोनॉमी जितना था उसका डबल 2022 में हो गया। तो इकोनॉमिक ग्रोथ आप क्या होगा, जीडीपी 2022 माइनस जीडीपी 2021 डिवाइडेड बाय जीडीपी 2021 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये डिफरेंस 100 आया था, डिवाइडेड बाय जीडीपी ऑफ 21, 100 इंटू 100, 100%। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। ओके, अब आप ऐसे समझिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हम समझ गए, अब बात कर लेते हैं जीडीपी की। ठीक है, तो जीडीपी 2 तरह के होते हैं, एक सेकेंड, ओके, लेट मी सेलेक्ट दिस कलर। जीडीपी जो होता है ये 2 तरह के होते हैं। ठीक है, यानी जब भी हम जीडीपी को मेजर करते हैं तो हम 2 तरह से मेजर कर सकते हैं। एक होता है कि अगर हम एक सालों में जो भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी अगर हम मॉनेटरी वैल्यू मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, एमपी मार्केट प्राइस,
तो उससे जो हमें एस्टिमेटेड जीडीपी आता है उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, ठीक है, वो होगा नॉमिनल जीडीपी। लेकिन एक सालों में किसी भी इकॉनमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, अगर हम उन सब की टोटल मॉनेटरी वैल्यू फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं तो वो रियल जीडीपी कहलाता है, ठीक है। अब ये मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये नॉमिनल रियल ज़्यादा क्लियर होगा आगे जाके जब इनके लेक्चर्स आएंगे, पर यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ के रिस्पेक्ट में, बस मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो क्या रिलेशन होता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में? तो मार्केट प्राइस होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। NIT का मतलब है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो जब भी हम फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ देते हैं, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप क्या लिख सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ठीक है। इसीलिए ये नेट हो जाता है, यानी कि अगर आप मार्केट प्राइस को ज़्यादा ओपन करके लिखेंगे तो हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ये मार्केट प्राइस कहलाता है। तो जब भी हम जीडीपी को मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो वो नॉमिनल जीडीपी होता है। जब भी हम प्रोडक्शन की, टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू फैक्टर कॉस्ट पे, तो वो रियल। अब फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट जो होता है वो फैक्टर इनकम के बराबर होता है। तो फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम होता है, अब इसके लिए आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस बताने पड़ेंगे। तो अगेन लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। तो मैंने बोला आपको कि जो फैक्टर कॉस्ट होता है, फैक्टर कॉस्ट ये हमेशा फैक्टर इनकम के बराबर होता है। अब फैक्टर इनकम क्या होता है? तो जब भी हम किसी भी फॉर्म या किसी भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो पहला होता है लैंड, ठीक है, दूसरा होता है लेबर, ठीक, तीसरा कैपिटल, और चौथा होता है आपका एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड को जो रिटर्न मिलता है, ठीक है, लैंड पे रिटर्न या जो इनकम होती है वो क्या होता है? रेंट, ठीक है। लैंड पे जो रिटर्न या इनकम होती है वो रेंट होती है। लेबर को या तो वेज मिलेगा अगर डेली वेज है, या नहीं तो मंथली है तो सैलरी मिलेगा। कैपिटल, जो कैपिटल इन्वेस्टर होता है, जो क्रेडिटर होता है, उसको क्या इनकम होता है? तो उसको मिलता है इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट, अपने मैनेजरियल स्किल्स के लिए या एंटरप्रेन्योर स्किल्स के लिए सेटअप करने के लिए, बिकॉज ही इज़ द ओनर ऑफ दैट फैक्ट्री और फर्म। तो अगर आप, तो ये जो फैक्टर इनकम्स हैं, अगर आप लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रेंट इनकम है, लेबर्स के लिए देखें तो वेज सैलरी इनकम है, ठीक है, बैंक के लिए देखें तो उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे इनकम इंटरेस्ट है, एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट। ये सब तो इनकम है इन लोग के साइड से। लेकिन अगर हम जो फैक्ट्री का ओनर है, जो एम्प्लॉयर है, अगर हम उसके साइड से देखें तो ये सब कॉस्ट है। रेंट उसके लिए कॉस्ट है, वेज सैलरी कॉस्ट है, इंटरेस्ट, ये सब कॉस्ट है, ठीक है। तो अगर आप एम्प्लॉयर या ओनर के साइड से देखें तो ये कॉस्ट है, और इन्हीं को बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। यानी अगर आप एम्प्लॉय की तरफ से देखेंगे तो ये फैक्टर इनकम कहलाएगा, एम्प्लॉयर की तरफ से फैक्टर कॉस्ट। इसीलिए मैंने बोला फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर इनकम दोनों बराबर। तो जब भी आप टोटल प्रोडक्शन को फैक्टर कॉस्ट पे मेजर करते हैं कि ठीक है 200 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना फैक्टर कॉस्ट लगा, यानी कितना टोटल रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब कितना कुछ कॉस्ट इनकर्ड हुआ है। जब आप कॉस्ट मेथड सिर्फ कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, मतलब कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जब उस टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू मेजर करते हैं, ठीक है, तो वो रियल जीडीपी कहलाता है। और यहाँ ये भी समझिए कि जब भी आप कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जीडीपी को मेजर करते हैं तो आप एक्चुअली में वैल्यू एडिशन मेजर कर रहे हैं। तो वैल्यू एडिशन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। लेट मी अगेन चेंज द कलर ऑफ पेन, ठीक है। जब हम जीडीपी
जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ओके ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक है, हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, यानी कि कितना वैल्यू एडिशन हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल था, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए वीट था। ठीक है, तो वीट एक रॉ मटेरियल है, ये एक फैक्ट्री में गया और वहाँ पर फैक्ट्री में जो भी प्रोसेसिंग हुई या इस पे जो भी आप कह लें कि प्रोडक्शन एक्टिविटी हुई, ये फाइनली ब्रेड बन के बाहर निकला। तो इसको ब्रेड बनाने में उस फैक्ट्री में क्या लगा, लैंड लगे, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब मिलकर ही तो वो फैक्ट्री को बना रहे थे। यानी वीट को ब्रेड में कन्वर्ट करने में ये सारा कॉस्ट आया। तो वीट से ब्रेड ये जो हुआ है, अगर मान लीजिए वीट की प्राइस 10 रुपये थी और अगर ब्रेड की प्राइस 40 रुपये हो गई, तो ये जो डिफरेंस है 40 माइनस 10, ये जो 30 रुपीज़ का डिफरेंस है, ये वैल्यू एडिशन कहलाएगी या ग्रॉस वैल्यू एडिशन, क्योंकि अभी हम डेप्रिसिएशन को नहीं हटा रहे हैं। तो ये जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन यही फैक्टर कॉस्ट के तो बराबर है। ठीक है, क्योंकि अगर अभी मैंने इनको मार्केट प्राइस से मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया है, बिकॉज अभी मैं बस बता रहा हूँ। अब इस पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ के जो फाइनल एमआरपी बनेगी वो एक अलग बात है। मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्शन से पहले ये 10 रुपये था, प्रोडक्शन के बाद ब्रेड जो फैक्ट्री को कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पड़ रहा है वो 40 रुपये, यानी 30 रुपये जो वैल्यू एडिशन है वो इन फैक्टर कॉस्ट का है। प्लस अब इस 40 रुपये में जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा उस चीज़ की मार्केट प्राइस एमपी। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के रिस्पेक्ट में। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा, मैं फिर से इस लेक्चर को रिपीट करता हूँ। ठीक है, हमने सबसे पहले इस लेक्चर में देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क होता है। ये दोनों ही ब्रांच मिलकर इकोनॉमिक सब्जेक्ट को बनाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, मैक्रो में हम पूरे सिस्टम को एज ए एग्रीगेट लेकर स्टडी करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। ठीक है, नॉट जस्ट इंक्रीज, इट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। ठीक है, अब अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन या इकोनॉमिक ग्रोथ निकालनी है तो मैंने एक एग्जांपल दिया। मान लीजिए आपको 2022 की जीडीपी पता है, उसमें से 2021 की जीडीपी घटा दीजिए और आप किसके ऊपर ये इंक्रीमेंट निकाल रहे हैं। इनिशियल वैल्यू क्या है, 2021 की जीडीपी, तो 2021 के डिनोमिनेटर में तो जीडीपी ऑफ 2022 माइनस जीडीपी ऑफ 2021 डिवाइडेड बाय जीडीपी ऑफ 2021 मल्टीप्लाई बाय 100, ये जो होगा वो परसेंटेज इंक्रीज इन जीडीपी बताएगा। मैंने एग्जांपल भी ले लिया कि अगर मान लीजिए 2022 में जीडीपी 200 थी और 2021 में जीडीपी 100 था, तो डिफरेंस आया 100 का। आप इस 100 को इनिशियल वैल्यू क्या है 2021 की जीडीपी, 100 से डिवाइड किया, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100% आएगा। 100% क्यों, क्योंकि 2021 में जो जीडीपी थे 2022 में जस्ट डबल हो गया। फिर आगे आते हैं, फिर मैंने आपको ये बताया कि ठीक है, तो हमने बोला कि परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, और अगर हम किसी साल, हम एक साल में किसी भी इकॉनमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, अगर हम उनकी सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो जीडीपी कहलाता है। ठीक है, फिर हम जीडीपी को अगर मार्केट प्राइस पे मेजर करें तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाता है। अगर हम जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पे या फैक्टर इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर करें तो वो रियल जीडीपी कहलाता है। मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो फाइनली मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। फिर मैंने आपको बताया ये फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर इनकम एक ही चीज़ होते हैं। एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इनकम है, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू कॉस्ट है। फिर मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए ये जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन के बराबर होता है। ठीक है, बिकॉज अगर मान लीजिए आपके रॉ मटेरियल 10 रुपये की वेट थे, वो इस फैक्ट्री में प्रोसेस होने के बाद अगर ब्रेड बना और अब उसकी वैल्यू 40 रुपये, तो ये जो 30 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है
ये बेसिकली उस फैक्टर कॉस्ट के बराबर है। ठीक है, ये उस फैक्टर कॉस्ट के बराबर है। ऑल राइट, तो 30 रुपीज़ जो है ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन है और ये उन फैक्टर कॉस्ट के बराबर है। इस पे जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दोगे और जो सब्सिडी है उसको हटा दोगे तो मार्केट प्राइस बन जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, फिर हम उनके इंडिकेटर्स देखेंगे, हम इंक्लूसिव ग्रोथ देखेंगे और फिर अदर बेसिक टर्म्स देखेंगे। थैंक यू सो मच।